नमस्कार। सिविल प्रेप मंच चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा क्लास 1 होने वाला है करंट अफेयर कंपाइलेशंस के लिए, जो हमने अप्रैल 2025 तक का डिस्कस करना है। इसमें हमारा स्पेशल फोकस ऐसे एग्जाम्स पे रहेगा जिसमें मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं करंट अफेयर से और वन लाइनर भी आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी एपीएफसी जो आने वाला है, और बाकी आईबीएसीआईओ में हम इन एग्ज़ाम्स में इसका यूज कर सकते हैं। हमने जैसा कि अपने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया भी है कि हम कैसे करंट अफेयर को डील करने वाले हैं, जिसमें हमने सब हेडिंग्स में वन लाइनर, नेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ हैं, हम उन सब को डिस्कस करेंगे। इनके बारे में हमने बताया है कि पहले हम थोरो स्टडी जिन आर्टिकल्स को ज़रूरत है हमने पहले वो डिस्कस करने हैं, वो भी नेशनल इंटरनेशनल ऐसे करके डिवाइड करने हैं। तो फिर हमने वन लाइनर में भी ऐसे ही डिवाइड किया है कि इकोनॉमिक्स के वन लाइनर है, इंटरनेशनल नेशनल्स के वन लाइनर है, फिर स्पोर्ट्स वगैरह हमने पहली वीडियो में अपनी में डिस्कस किया है। जैसे हम अपनी क्लास 1 शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने बीएससी ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है फिज़िक्स में, मास्टर्स इन फिज़िक्स मैंने आईआईटी दिल्ली से किया है। मेरा जीआरएफ क्वालिफाइड है EIR 51 के साथ। मैंने एज ए रिसर्च एसोसिएट भी काम किया है। फिर मैंने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी स्टार्ट की, जिसमें मैंने स्टेट और यूपीएससी के लिए तैयारी की, जिसका मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ में उनमें से मैंने क्वालिफाई भी किए हैं। और मास्टर्स के लिए मैंने JNU DU बार्क क्वालिफाई किए हैं। ये हमारा कंटेंट होने वाला है आज के लेक्चर्स के लिए नहीं, क्लास 1 के लिए नहीं। ये मैंने इन जनरल डाल दिया है कि हम पूरा अप्रैल तक किस तरीके से हम अपना कवर करेंगे। इसमें एक बार के लिए आप देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट बिल्स एंड एक्ट्स, नेशनल रैंकिंग इंडेक्सेस, एनवायरनमेंट, हेरिटेज, गवर्नेंस एंड स्टेट इनिशिएटिव, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, न्यू बोर्ड, मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कल्चरल रिकॉग्निशन एंड GI टैग। इसके साथ साथ अवार्ड, फेस्टिवल्स, स्पेस, साइंस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च रैंकिंग, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, इंडियाज ग्लोबल इंगेजमेंट, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स। फिर ग्लोबल अफेयर एंड डिप्लोमेसी में क्या रहेगा, सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर में क्या रहेगा, मिसलेनियस में बुक्स आ जाएंगी, विजिट्स आ जाएंगी, इनिशिएटिव आ जाएंगे, और अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट आ जाएंगी, नोबेल प्राइज़ की पूरी हिस्ट्री, फिर किसको मिला 2024 में, किस किस फील्ड में कहाँ दिया जाता है, कौन सा कब ऐड हुआ, हम इन सब को भी डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस भी हम डिस्कस करेंगे। और यूपी स्पेशल करंट अफेयर वन लाइनर की फॉर्म में हम 50 to 60 आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने इसमें डिस्कस कर लेंगे। बाद में ज़रूरत पड़ी तो एक बड़ा मैराथन क्लास भी ले लेंगे यूपी स्पेशल करंट अफेयर के लिए, ओनली फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPPCS। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का आर्टिकल है, जो कि अब तो प्रेसिडेंट्स अप्रूवल के बाद ये एक्ट बन गया है। इसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि बिकेम लॉ आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। और इसको उम्मीद के नाम से भी जाना जाता है, यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो कमेटी ने जिसने इसको रिव्यू किया है, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं। ये आपकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं इसको, जिसको चेयर किया है बीजेपी MP जगदम्बिका पाल जी ने। अब आप के मन में थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक एडहॉक कमेटी होती है जो पार्लियामेंट में बनती है। पार्लियामेंट में अपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। इसमें दोनों से मेंबर लिए जाते हैं। जनरली लोकसभा का ही मेंबर इसका चेयरमैन रहता है, स्पीकर उसको डिसाइड करता है, और राज्यसभा से भी मेंबर होते हैं। फिर कुछ कमेटीज ऐसी होती हैं जिसको हम परमानेंट नेचर की कमेटीज़ बोलते हैं। परमानेंट नेचर की कमेटी में कौन कौन सी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, एस्टीमेट्स कमेटी आ गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी आ जाएगी, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कोई पहली बार बैठी है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंडिया में गठन होता रहा है और पहले भी किसी मुद्दे पर बैठती रही है। और इसका साइज फिक्स नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम केस बाय केस फिक्स किया जाता है बाय स्पीकर, और दोनों हाउसेस से इसमें मेंबर लिए जाते हैं। इससे पहले कब बैठी है, एक तो बोफोर्स में बैठी है, बोफोर्स। फिर आपको हर्षद मेहता के केस में भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी। उसके बाद केतन पारिक,
केतन पारेख और 2G में, इन सब केसेस में भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ चुकी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें डेफिनेशन दी गई है जो वक्फ की, प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज इन इस्लामिक लॉ, और इसने रिपील किया है मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 को। वक्फ प्रॉपर्टी 8 लाख समथिंग 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, 9.4 लाख एकड़ पे 1.2 लाख करोड़ की उनकी वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, फिर स्टेट वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर जो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें एक मेंबर रहेगा ईच बैकग्राउंड, नेसेसरीली मुस्लिम नहीं रहेगा, 2 नॉन मुस्लिम्स रहेंगी। मुस्लिम मेंबर रहेगा ईच फ्रॉम शिया सुन्नी एंड बैकवर्ड मुस्लिम्स, एंड 2 मुस्लिम्स वुमेन भी इसमें रहेंगी। और ट्रिब्यूनल जो इसका चेयर होएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के द्वारा, और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर रहेगा। नो मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट नीडेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ जाएगा कि ये मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट इज नीडेड, ये आपके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्पफुल होएगा। अपील्स अलाउड टू हाई कोर्ट विद इन 90 डेज, ये जब ट्रिब्यूनल का कोई फैसला आता है उसकी आप अपील कर सकते हो 90 डेज के अंदर अंदर हाई कोर्ट में। और प्रॉपर्टी का जो सर्वे होगा हैंडल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सीनियर ऑफिसर। इस पे ज़्यादातर चांसेस हैं मल्टीपल स्टेटमेंट आने के, जिस पे क्वेश्चन बनेंगे कि भाई 3 लाइन में आ जाएगा कि स्टेट वक्फ बोर्ड इसमें गठन किया गया है जिसमें मुस्लिम्स नेसेसरी है, नॉन मुस्लिम कोई है नहीं। दूसरा आ जाएगा कि भाई जॉइंट सेक्रेटरी के जगह एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का बंदा डाल देंगे, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम आर्टिकल पे मूव करते हैं, ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किसने निकाला है? अंकटाड ने, जिसमें इंडिया की रैंक आई है 46 और 2022 में हमारी थी 22। इसका एक्चुअली फुल नेम तो ये नहीं है, फुल नेम इसका ये है कि ग्लोबल इंडेक्स रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी यूएन रिपोर्ट, क्योंकि इस नाम से एक और रिपोर्ट निकलती है जो कि जनरली पूछी नहीं जाती है अपने किसी भी एग्जाम में। अंकटाड वाली रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, बट इसको इस नाम से नहीं, इसको पूरे नाम से इससे याद रखिएगा कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी यूएन रिपोर्ट, क्योंकि इसी नाम से वो भी निकालती है और एजेंसी भी निकालती है जिसका नाम आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कोई यूनिवर्सिटी है लाइक चांसली करके समथिंग लाइक दैट यूनिवर्सिटी है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टोटल कंट्रीज 170 को 170 कंट्रीज को ये रैंक करती है, जिसमें इवोल्यूशन फैक्टर में इसका रहेगा आईसीटी डेवलपमेंट, स्किल, रिसर्च डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। फिर इंडिया की जो रैंकिंग है उसका सेक्टर वाइज क्या रैंक रहा है। आईसीटी रेडीनेस में इंडिया की रैंक 99 रही है, ह्यूमन कैपिटल में 113 रही है, R&D में 3rd है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी रैंक रही है इंडिया की, और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में 10th रही है। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है कि अगर ये आता है कि इंडियाज़ नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी यूएन रिपोर्ट में क्या रैंकिंग है, उसका अंकटाड जिसको निकालता है उसमें 36 है, और इंडिया ने सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट किया है 48 to 36। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर मूव करते हैं। वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन का मिला है, जनवरी 2025 में इसको दिया गया है। इन फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ टू रिसीव रिकॉग्निशन एज वेटलैंड सिटी अंडर रामसार कन्वेंशन, नॉमिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। इसमें हमारी, मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारी 3 साइट्स गई थी, इंदौर जो हमने यहाँ से भेजी थी, उदयपुर, और तीसरी थी भोपाल। भोपाल क्वालिफाई नहीं कर पाई है, भोपाल पीछे रह गई है रेस में। इसके कारण है कि कोई रोड प्रोजेक्ट है जो कि भोज वेटलैंड को हैम्पर कर रहा है या हार्म कर रहा है, डैमेज कर रहा है उसको। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए हमारा भोपाल उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया है। और थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको चाहिए तो उदयपुर को हम बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, और इंदौर में फेमस है इंदौर किसके लिए? शिरपुर लेक एक रामसार साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि शिरपुर लेक रामसार साइट, और उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स। भोपाल ने क्वालिफाई की नहीं कर पाई है क्योंकि वहाँ पे रोड डैमेज कर रहे हैं भोज वेटलैंड को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
पर्पज़ क्या है, तो थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। हाँ, पर्पज़ क्या है, टू एक्नॉलेज सिटी प्रायोरिटाइजिंग एनुअल एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड कंजर्वेशन। 13 न्यू सिटीज़ अवार्डेड ग्लोबली, टोटल नाउ 74 हो गए हैं। बस इंडिया से पहली सिटीज़ जिन्होंने क्वालिफाई किया ये वो हैं, और टोटल अभी 74 हो गए हैं वर्ल्ड वाइड। वॉलेंट्री रिकॉग्निशन सिस्टम है, वैलिड फॉर 6 ईयर्स अंडर रामसार कॉप 2015। कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो रामसार की और हर अंकटाड की, यूनेस्को की, इन सब की, UNFCCC की, ये सब बैठती हैं, जिनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। किसी की 9th चल रही होगी, किसी की 10th, किसी की 15th, किसी की 22nd, ऐसे ये कॉप चल रही होती है। 22nd कॉप ऑफ दिस, 15 कॉप ऑफ दिस, ऐसे करके। जैसे 13 कॉप ऑफ UNCCD, 23rd कॉप ऑफ UNFCCC, ऐसे करके इनको याद रखना। पर जब रामसार की कॉप 2015 में हुई थी, तब हमने इसको वॉलंटरी रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया था। ये आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नॉमिनेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई रिसेंटली रिगार्डिंग द वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें कि नॉमिनेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जिसमें उदयपुर और इंदौर को फर्स्ट इंडियन सिटी टू रिसीव रिकॉग्निशन ये आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये वॉलंटरी रिकॉग्निशन है, मैंडेटरी रिकॉग्निशन है, अगर थर्ड मल्टीपल स्टेटमेंट में आएगा। नहीं तो सिंपल पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर इंक्लूडेड इन द वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन बाय रामसार अंडर रामसार कॉप 2015। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज हेरिटेज साइट्स यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें हमारी 6 नई साइट्स ऐड हो गई हैं 2024 में। जुलाई के आसपास इसमें एडिशन होता है। तो वो 6 साइट कौन कौन सी हैं, अशोका, एम्पेरर अशोकाज इंस्क्रिप्शन, 64 योगिनी टेम्पल, गुप्ता पीरियड टेम्पल्स, फॉरेस्ट एंड प्लेसेस बुंदेल रूलर्स, कांगन वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, मुडमल मेगालिथिक मेनहिर तेलंगाना। ये इस तरीके के होते हैं मेन्यू, किसी को याद नहीं है तो आप किसी को इस तरीके से देख सकते हैं। ये होते हैं मेन्यू, ये क्या होते हैं, तेलंगाना वाले, मुदमल मेगालिथिक मेनहिर। और ये हमारी 43 हैं। ये अभी दोस्तों 2025 में भी जुलाई में मिलती हैं, एक रिकॉग्निशन आता है। तो ये अभी हमारी हो गई हैं 44, क्योंकि ये करंट अफेयर अप्रैल तक के हैं। हम मई जून के जब करेंगे, जुलाई के करेंगे, तो इसको बढ़ा के डिस्कस करेंगे। बट आप फिर भी याद रख लीजिएगा कि ये 36 हमारी कल्चरल हो गई हैं अभी, 7 नेचुरल और 1 मिक्स। और जो इसमें हमारी ऐड हुई है 44th, वो हुई है मराठाज के 12 फोर्ट जो हैं वो ऐड हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये 44 हो गई है, बस आप इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये पिछले साल तक, अभी जुलाई से पहले तक के ये 43 हैं। अब जुलाई के बाद जो है वो 44 हो गए। मराठा के जो 12 फोर्ट हैं जो शिवाजी महाराज के टाइम पे वो एग्जिस्ट करते थे, जिसमें 12 फोर्ट हैं, शिवनेरी, शिवगढ़, ऐसे करके 12 फोर्ट हैं। वो आप एक बार देख लीजिएगा, और जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने नेक्स्ट मंथ्स में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों हमारे पास है गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिसमें मैंग्रोव ऑफ गुनेरी विलेज, लखपत तालुका, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो कोई पूछे तो बस सिंपल सी बात है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुजरात की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट मिली है या वो कौन से तालुका में है। आई थिंक ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, बट गुजरात से कौन सी साइट है ये आ जाएगा कि मैंग्रोव ऑफ गुनेरी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है दोस्तों। तो टोटल हमारे पास हेरिटेज साइट अभी 46 हैं, जिसमें से वेस्ट बंगाल के पास सबसे हाईएस्ट है 10। ये गुजरात की पहली है, गुजरात की फर्स्ट है, वेस्ट बंगाल हाईएस्ट है, और 46 हमारे पास टोटल है। और ये क्या है, रेयर इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है, 1 of 8, जो दुनिया में 8 ही हैं ऐसे, और उसका ये एक रेयर एग्जांपल है जो हमारे इंडिया में, जिसको वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया है। अरबियन सी से 45 किलोमीटर अवे है, 32.78 हेक्टेयर का इसका एरिया है। ठीक है दोस्तों, और ये किसके अंडर किए जाते हैं, ये किए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट, BDA
2002 में जो हमारा आया था उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना ही है इस आर्टिकल में, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने का है नहीं, बस वन लाइनर इन्फॉर्मेशन आएगी। हट के पूछी जा सकती है तो ये पूछी जा सकती है कि भाई इनको बनाता कौन है, कौन से एक्ट के अंदर है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो हमने डिस्कस किया, और स्टेट गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करती है। और इनलैंड मैंग्रोव है 8 ऐसी साइट है जिसमें से एक ही हमारे पास है रेयर मैंग्रोव सिस्टम जिसको बोलते हैं। अगला आर्टिकल है, ये तो सिंपल वन लाइनर ही इन्फॉर्मेशन रहेगी कि केरला पहला स्टेट बन गया है सीनियर सिटीजन कमीशन बनाने में। वही है प्रोटेक्ट राइट्स वेलफेयर, ये सब नॉर्मल होता है। जब आपको उसका हेडिंग से समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद ये स्टेटूटरी बॉडी बनाई है। ठीक है, और इसमें हम ओल्ड एज के या एल्डरली पीपल के राइट्स और वेलफेयर को रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सच कमीशन इन इंडिया में बना। बस इतना इन्फॉर्मेशन इसमें काफ़ी है कि सिंपल वन लाइनर स्टेटमेंट में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन। बस उसमें 4 स्टेट्स के ऑप्शन होंगे, आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, उत्तराखंड द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब पोस्ट लिखा है तो इसका मतलब पहले किसी ने किया है, तो पहले कौन है बताइए? गोवा। ठीक है, ये प्री इंडिपेंडेंस है। उसके बाद इसमें मोस्टली इस पे भी तो यही पूछे जाने वाला है कि वन लाइनर स्टेटमेंट ही रहेगा, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जम्प्टेड ग्रुप क्या है। शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 342 एंड आर्टिकल 366 इसको एग्जम्प्ट है। प्रोविजन क्या होता है कि बैंस पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक, हलाला, एंश्योर इक्वल राइट्स इन मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस इन लिव इन रिलेशनशिप, मैंडेट मैरिज रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप इसको याद रखिएगा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन इज मैंडेट। ये मल्टीपल स्टेटमेंट में आ सकता है कि भाई ऐसा कुछ करके, पर क्या है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है वो इतना मल्टीपल स्टेटमेंट में नहीं पूछी जाती। मल्टीपल स्टेटमेंट में जनरली वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, कोई बिल होते हैं या फिर कोई बड़ी इंटरनेशनल लेवल की इवेंट्स होती हैं, उनको मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन ना। बट स्टेट स्पेसिफिक में ये पूछा जा सकता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद यूसीसी इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, जिसमें आपको आंसर देना है सिर्फ उत्तराखंड। देखना दोस्तों, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और आपको लगना नहीं चाहिए कि हमने इसको नहीं पढ़ा है पहले। तो इसके बारे में थोड़ी और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो पूछी जा सकती है, बट कम चांसेस हैं। कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने इसको किया है उसके चेयर किया है जस्टिस रंजन देसाई जी ने। ये कब रिपोर्ट सबमिट हुई है ये नॉट इम्पोर्टेंट। बिल टाइमलाइन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी देख लीजिएगा एक बार। रूल्स कमेटी हेडेड बाय शत्रुघ्न सिन्हा, रिपोर्ट सबमिटेड ऑन अक्टूबर। समझ रहे हो दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय जस्टिस रंजन देसाई, रूल्स कमेटी हेडेड बाय शत्रुघ्न सिंह। इतना याद रखना, बाकी ज़्यादा इसमें इतना है नहीं याद रखने का। आगे रेखा गुप्ता जी दिल्ली की अब नई सीएम बन गई हैं, इस पे हम बात करते हैं। और ये 4th फैक्चुअल याद रखना है तो 4th वुमेन सीएम है और 9th इन टोटल है। 4th वुमेन में कौन कौन सी आएगी सबसे पहले बोलिए? सुषमा जी, शीला दीक्षित जी, आतिशी जी थोड़े टाइम के लिए अभी बनी थी इलेक्शन से पहले, और फिर अपनी रेखा गुप्ता जी। ये बीजेपी की बहुत पुरानी नेता है और इसने डूसू में भी ये प्रेसिडेंट रही थी एबीवीपी से। ठीक है दोस्तों, इसके ज़्यादा इसमें ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई बीजेपी की कितनी सीट्स आई हैं, फिर भी याद रख लो, कोई पूछ ले तो। आम आदमी पार्टी 10-11 साल तक उन्होंने दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद बीजेपी आई है और इन्होंने डिफीट किया है वंदना कुमारी को 29,595 के मार्जिन से। डूसू की प्रेसिडेंट रही है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है कि 4th वुमेन सीएम बनी है, ये कोई पूछ सकता है, और स्पीकर उनके विजेंद्र गुप्ता जी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है इस साल, और ये बाकी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, और फर्स्ट चेयरमैन इसके श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी बने हैं। पीयूष गोयल जी ने
इसको इनॉग्रेट किया, क्योंकि इसके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर अभी यही है, तो इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ऐसे, अगर आपको मिनिस्टर्स और उनके मंत्रालय भी याद है ना, तो आपको ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि भाई टर्मरिक है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अंडर आता है। तो मोस्टली ऐसे जो मसाले हैं और ये सब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। एक दो चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर एपेडा और उन सब के अंडर भी हैं, वो आपको एक दो एक्सेप्शनल केस है वो याद रखना, बाकी मोस्टली तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ही आते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर रहने वाला है निज़ामाबाद तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना हाईएस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक का, तो ज़्यादा चांसेस उधर ही है। जैसे कॉफ़ी बोर्ड साउथ में, चाय टी बोर्ड नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे करके वो उन्हीं जगह पे उनके बोर्ड बने हैं जहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। तो कभी भी आपको मान लो तुक्का भी मारना है और आपको पता है कि हल्दी साउथ में ज़्यादा होती है या कॉफ़ी किस प्लेसेस पे ज़्यादा होती है, और आपके पास 4 ऑप्शन है कि ये बोर्ड कहाँ हो सकता है, तो एक एजुकेशन गैस आप ये कर ले सकते हो कि जहाँ उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है वहीं पे बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट भी किया होगा ऐसे, ठीक है। तो टर्मरिक को दोस्तों हम गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी कि 30 टाइप्स की टर्मरिक हमारे पास उगाई जाती है, और महाराष्ट्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। ग्लोबल स्टेटस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, 70% ऑफ ग्लोबल शेयर। ये लाइन आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में कंफ्यूज करके चली जाएगी, और यही पूछी गई थी अब की बार। एक्सपोर्ट करते हैं 1.62 लाख टन्स वर्थ $226.5 मिलियन तक का हम अमाउंट का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम ग्रो की जाती है ये वो सारे एरिया हैं, ठीक है। ये तेलंगाना है और ये महाराष्ट्र है अपना, ठीक है दोस्तों। ये अपने फर्स्ट इसके चेयरमैन बने हैं श्री पल्ले गंगा रेड्डी। कौन बने हैं? श्री पल्ले गंगा रेड्डी, आप इस तरीके से इसको रट सकते हो। और इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज, एक्चुअली में इसका हेडिंग होना चाहिए इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑन सी, क्योंकि लैंड पे तो हम पहले देख चुके हैं कि एमपी में राने फॉल्स 2023 में बन चुका है, तो इसको ऑन सी, इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑन सी जो हमारा रहेगा, ये रहेगा कन्याकुमारी तमिलनाडु, और टू कनेक्ट विवेकानंदा रॉक मेमोरियल द 133 फीट का टॉल थिरुवल्लुवर स्टेचू, ठीक है दोस्तों। इसको इससे कनेक्ट करता है, और ये तमिलनाडु कन्याकुमारी में इसकी लोकेशन है। M.K. स्टालिन जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये कितना खर्चा आया है इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, हाँ, बट भी फिर भी ये लेंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लेंथ इसका है 77 मीटर, विड्थ 10 मीटर, डिजाइन है सस्पेंशन आर्क सरफेस ट्रांसपेरेंट ग्लास। सिग्निफिकेंस क्या है? एनहेंस टूरिज्म, इम्प्रूव विजिटर एक्सपीरियंस, यही रहता है कि भाई लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे लोग अच्छा फील कर सकते हैं। जैसे टूरिज्म बढ़ेगा तो फ़ायदा ही होता है, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया अपना ऑन सी फर्स्ट, इसको बस ये इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने की कि फर्स्ट ग्लास ब्रिज है ऑन सी, लैंड पे एमपी के राने फॉल्स में पहले बन चुका है। बस थोड़ा सा इसको इस तरीके से याद रखना है। आगे ये है कि एक्सपेंशन ऑफ इंडियन ट्रांसलेशन सर्विस इन पार्लियामेंट, फरवरी 11-25 को न्यू लैंग्वेज जो ऐड करी गई है उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत। बेसिकली टारगेट क्या है कि जितनी भी 22 अपनी 8 शेड्यूल की लैंग्वेज हैं इनको इसमें ऐड करना है। और पहले जो प्रीवियस लैंग्वेज हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा कि आसामी पहले है, बंगाली पहले है, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे याद रख लीजिएगा। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो 8 शेड्यूल में नहीं है बट इसमें एडिड है, तो ये आगे लिखा भी हुआ है कि इंग्लिश इज नॉट पार्ट ऑफ द 8 शेड्यूल बट टू इंक्लूड ऑल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इवेंचुअली इज़ द टारगेट। तो अभी नहीं हुई है बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत। अब थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि 8 शेड्यूल में जो कितनी लैंग्वेज है, 8 शेड्यूल में है 22। तो जब 1950 में जब स्टार्टिंग हुई थी तब हमारे पास 22 नहीं थी, ये बाद में 3 फेज में ऐड की गई हैं। तो 1950 में थी 14 स्टार्टिंग में, फिर 1 ऐड हुई, फिर 3 आई गेस ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई, ऐसे। तो 14 और 1 15 और 3
18 और 4 22, हाँ टोटल ऐसे हुई थी। तो 14 वो पहले वाली तो याद रखनी नहीं है, क्योंकि अगर आपको 22 याद है तो आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे। जो पहली जब ऐड हुई थी वो सिंधी ऐड हुई थी 1967 के आसपास, एज फार एज आई रिमेंबर। और फिर 3 उसमें जो ऐड हुई थी वो थी अपनी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो 3 ऐड हुई थी वो निकम्मे से याद रख सकते हो, निकम्मा, जैसे मैं याद रखता हूँ निकम्मा, कोई आदमी निकम्मा है ऐसे याद रख सकते हो कि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। फिर बाद में 4 ऐड हुई थी 2003 के आसपास, और ये 1992 में ऐड हुई थी, ये 67 में ऐड हुई थी। तो 2003 के आसपास जो 4 ऐड हुई थी उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि BDS, डॉक्टर BDS में मास्टर। ठीक है, तो BDS में मास्टर कैसे होएगा, BDS मास्टर, BDSM। तो BDS बी में इधर आएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे करके याद रख सकते हो। ये ऐसे ऐसे याद रखनी है। फिर भी एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि 22 लैंग्वेज हैं 8 शेड्यूल में, जिसमें 1950 में जब बनी थी जब 14 थी, बाद में 1 ऐड हुई सिंधी, फिर 3 ऐड हुई है निकम्मा से याद रख सकते हो, नेपाली, कोंकणी एंड मणिपुरी। उसके बाद 4 ऐड हुई, उसको BDS डॉक्टर में मास्टर से याद रख सकते हो कि बोडो, डोंगरी, संथली और मैथिली। ठीक है दोस्तों, मणिपुरी इधर आ जाएगा निकम्मे में, और मैथिली इधर आ जाएगा। थोड़ा इसमें याद रखना है कि 2 M आ गए हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बाकी तो याद हो जाएंगे। न्यू रामसर साइट, ये अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसमें अभी 4 ऐड हुई हैं। पहले बहुत कम हुआ करती थी, ये आज से 3 साल, अब तो बहुत ज़्यादा ऐड होने लगी हैं। 2-3 साल पहले तक ये, 3-4 साल पहले तक ये मुश्किल से 25-30 के आसपास होती थी। तब हम इसको सबको याद करना पड़ता था कि भाई पूरे मैप को याद करो कि भाई कितनी है, लेकिन अब इनका संख्या 89 पहुंच गई। तो अब इतना याद नहीं रखना, अब इतना ज़रूर याद रखना है इसमें कि रिसेंटली में कौन कौन सी ऐड हुई है। जैसे अब की बार है सक्करकोटई तमिलनाडु की है, कांजी कर्नूलम तमिलनाडु की है, खिचोफालरी लेक सिक्किम है, और उदवा लेक झारखंड है। और इसमें आप याद रखना कि तमिलनाडु में टोटल अभी 20 हैं, उत्तर प्रदेश में 10 है, और इंडिया 3rd ग्लोबल है आफ्टर मैक्सिको 144, UK 176 फर्स्ट है, और मैक्सिको 144 सेकंड पोजीशन पे, और इंडिया अपना 3rd पे आता है विद 89। देखिए कितना एकदम से डिक्रीज है, 176 के बाद 144, और हम 3rd प्लेस पे आते हैं 89 के साथ, जिसमें से हमारा हाईएस्ट तमिलनाडु में है। और उत्तर प्रदेश अगर स्पेसिफिक पढ़ रहे हो तो 10 उत्तर प्रदेश में। ये एक साथ ही ऐड हुई थी 7, जिसमें सारे स्टार्ट नाम S से हो रहे थे, वो आपको याद भी है। एक बार फिर भी हम इसमें इधर अगर चाहो तो आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में ये रहा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का अपना है। आप देखोगे इसमें 7 एकदम से ऐड हुई थी जब उनके नाम S से बन रहे थे। देखो ये वाले समम बर्ड, ये सब याद, देखो ये वाला सरसई, सुर सरोवर, अपर गंगा रिवर, ये सब इसके याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सब इसमें मैप में सारी रामसर साइट है। जिसको ज़्यादा याद करनी है तो वो कर सकता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ कोई भी चीज़ बढ़ जाती है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही कम हो जाती है। और जो ये खिचोफालरी लेक है सिक्किम की, और उदवा लेक जो झारखंड की है, ये उन स्टेट की पहली साइट है। ये पहली रामसर साइट है सिक्किम की, और ये पहली है झारखंड की। ठीक है दोस्तों, उसमें 4 ऐड हुई है, ये 2000, अभी इसमें इतना हो गया, और ये इसमें 89 जस्ट दोस्तों, अभी ऐसा लगता है कि ये 91 के पास साइट होगी। जैसे मुझे कुछ याद आ रहा है कि राजस्थान की अभी 2 साइट अभी जून में ही या जुलाई में ही ऐड हुई हैं, बट क्योंकि ये अप्रैल तक के करंट अफेयर है तो उसमें ऐड नहीं हो पाई है। तो जून में इसमें 90 राजस्थान की 2 और साइट आप इसमें ऐड कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो 91 के साथ। और ये 91 में 2 राजस्थान की हैं, एक तो है खिचन एंड मेवा। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान की 2 साइट है। इस मैप में शायद नहीं होंगी, देख लेते हैं फिर भी अगर ऐड हुई हो तो। नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे, अगले जब करंट अफेयर करेंगे उसमें इसको अपडेट कर देंगे। अगला है PM स्वनिधि स्कीम एंड स्ट्रीट वेंडर्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसे तो ये नेशनल लेवल की है PM स्वनिधि स्कीम एंड स्ट्रीट वेंडर स्कीम, बट उत्तर प्रदेश में इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, 1st रैंक है इस स्कीम में, इसलिए इसमें उत्तर प्रदेश
लिखा हुआ है। और बाकी तो इसमें ये कौन सी मिनिस्ट्री की है ये इंपॉर्टेंट है, ये महुआ की है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको देती है, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट में लोगों को पैसा दिया जाता है, 10 के, 20 के और 30 के, 30 नहीं सॉरी 50 के थर्ड फेज में, सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में इनको पैसा दिया जाता है। कोलेट्रल फ्री ये रहता है। कोलेट्रल फ्री में आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, बिना आपको कुछ रखे पैसा मिलेगा। ये सिर्फ एम्पावर करना है वेंडर्स को और प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है। ठीक है, अगर आप इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो तो इसमें कुछ आपको पैसा भी वापस मिलता है। जितना मुझे याद आ रहा है इसमें 1200 रुपये पर ईयर आपको कैशबैक भी मिलता है। 1200 रुपये पर ईयर आपको कैशबैक भी मिलता है अगर आपको उसका 100% उसका डिजिटल वो करते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर प्रमोट करते हो तो ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन आपको 1200 रुपये कुछ ऐसा है पर ईयर आपको मिलता है। आप इसको एक बार देखिएगा और यूट्यूब इस कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा कि ये एक्चुअल में ये अमाउंट सही है। जितना मुझे याद है ये अमाउंट बिल्कुल सही है और इससे जो सबसे ज़्यादा यूपी को बेनिफिट हुआ है। ये यूपी पीसीएस में बहुत ईजिली पूछा जा सकता है कि भाई प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम एंड स्ट्रीट वेंडर्स इन उत्तर प्रदेश में फर्स्ट रैंक कौन से स्टेट का है जिसको हाईएस्ट बेनिफिट मिले हैं, उसका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इससे ज़्यादा तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फिर ये छोटी छोटी बात है कि इनिशिएटिव क्या है कि स्ट्रीट वेंडर्स अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर, इसका लॉन्च डेट जून है। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम फुल नेम ये है। दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट जो है महुआ इसको स्टार्ट करता है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जिसको इससे हाईएस्ट बेनिफिट मिला है और 1200 रुपये पर ईयर आपको कैशबैक भी मिलता है अगर आप इस पर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो सारा। जैसे आपने इसमें बेसिकली है क्या, आप इसको एक बार इस तरीके से समझिए कि स्ट्रीट वेंडर में है क्या। मान लो आपको कोई फल फ्रूट की रेडी लगानी है, आपको उसको 10,000 रुपये कोलेट्रल फ्री मिल जाएगा। आप उस पे जो आप बेचोगे आप अपना सामान, उस पर आप अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करते हो तो आपको 1200 रुपये पर ईयर वापस भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको याद रखना है। और ये अगला है महाकुंभ को 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिक्लेयर कर दिया गया है। एट द टाइम ऑफ जब ये प्रयागराज का इवेंट हुआ था, कुंभ मेला जिसको बोलते हैं, जो 12 साल में एक बार आता है और 40 से 50 करोड़ पिलग्रिमेज उसमें शिरकत करते हैं। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हो कि तिरहा क्षेत्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और सेक्शन 22G यूपी प्रयागराज मेला अथॉरिटी एक्ट के तहत इसमें ADM अपॉइंट्स एडिशनल कलेक्टर्स, ये मेला अधिकारी एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब पावर। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, बस इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश किसको बनाया गया है, महाकुंभ एरिया को, जिसको तिरहा क्षेत्रा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इतना ही याद रखना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इतना। ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि भाई 40 से 50 करोड़ लोग इसमें आते हैं। ये स्ट्रीट लाइट लगी हैं, 1249 किलोमीटर लॉन्ग वाटर पाइपलाइन है, 16 घाट स्ट्रेचिंग, ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। 7000 बसेस हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत फैक्चुअल हो जाएगा, इतना नहीं याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगला है फायरफ्लाई एंड ब्लू घोस्ट मिशन, मून लैंडिंग का, USA का है, जिसमें मून जिसका निक नेम है घोस्ट राइडर्स इन स्काई, घोस्ट राइडर्स इन स्काई। और ये फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून है, फर्स्ट फुली सक्सेसफुल कमर्शियल लैंडिंग ऑन मून है, जिसमें व्हीकल रहेगा SpaceX का फाल्कन F9। ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसमें इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि जो अभी ब्लू घोस्ट मिशन है, मतलब या घोस्ट राइडर्स इन स्काई है निकनेम जो इसका दिया गया, घोस्ट राइडर्स इन स्काई के नाम से पूछा जा सकता है। और ब्लू घोस्ट मिशन 1 जिसमें फायरफ्लाई एंड ब्लू घोस्ट मिशन, जिसमें मून लैंडिंग हो रही है, किस कंट्री से संबंध रखता है, तो आप इसमें USA का नाम कर देना। ठीक है, फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी इसकी है, बस इसमें आप याद रखना है कि ये USA का मिशन है। ठीक है, तो लैंडर का नाम है गोल्डन, लैंड साइट है मोन्स लाहेर मून्स नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली की फैक्चुअल है, आप इसमें कितना याद रख सकते हो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। कोलैबोरेशन इसमें नासा प्लस इंडस्ट्री आर्टेमिस प्रोग्राम का रहा है और सरफेस ऑपरेशन 14 दिन का ये चलेगा। नेम ओरिजिन है रेयर अमेरिकन फायरफ्लाई स्पीसीज।
फायरफ्लाई की स्पीसीज़ है और रेयर अमेरिकन है, उससे इसका नाम ड्राइव किया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई जो ये फायरफ्लाई एंड ब्लू घोस्ट मिशन है, यह नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ की एक रेयर अमेरिकन फायरफ्लाई स्पीसीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये इसका फ़ोटो है। इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि यूएस से इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, सुनीता विलियम्स रिटर्न टू अर्थ, ये तो बहुत फेमस हुआ था। इसमें सब अपने मोदी जी, दुनिया के सबसे बड़े 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 नेताओं ने, लोगों ने इस पर बहुत ही इसको कंग्रेचुलेट किया था और बहुत ट्विटर पे ये उस टाइम पे चला भी था। इसमें इतना याद रखना है कि वो आईएसएस में अनप्लान्ड आईएसएस विजिट है सबसे लंबी आज तक की। इसको 45 डेज के रिहैब में भेज दिया गया नीचे आने के बाद। इसको रिटर्न व्हीकल है स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू 9 मंथ 14 डेज ऑन आईएसएस। या हाइएस्ट या मैक्सिमम अनप्लान्ड, प्लान्ड में हो गया होगा, अनप्लान्ड स्टे रहा है आईएसएस। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें 6 देशों की भागीदारी है, 5 देशों की भागीदारी रही है, जिसमें फ्रांस, रशिया, चाइना और यूएसए, ऐसे करके आपको याद रखना, कनाडा, ये इन सब ने मिलकर इसको बनाया था। 300 किलोमीटर अबोव सी लेवल ये रहता है लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है दोस्तों, मिशन बोइंग स्टार अलाइनर टेस्ट। अगला है 30th इंटरनेशनल कोलकाता फिल्म फेस्टिवल। इसमें फोकस कंट्री हमारा फ्रांस है और अवार्ड्स इसमें स्टैडटो तरीका बाय मिल्को लेजरो बुल्गारिया के को बेस्ट फिल्म मिली है, और इंडिया की लाची कर्नाटका की बाय कृष्णा गौड़ा, ये फिल्म इंडिया की तरफ से बेस्ट रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कितने भी बढ़ा लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे अवार्ड, शॉर्ट फिल्म, ड्रामा, इन सब के लिए दिया गया है, बट इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि भाई कोलकाता में हुआ है। फ्रांस इसका फोकस कंट्री है। इसमें 41 कंट्रीज से 175 फिल्में हैं। लोकेशन इसका कोलकाता है। कोलकाता में भी इसका वेन्यू बदला गया था, पहले नेताजी स्टेडियम में मतलब होता था, लेकिन अब की बार इसका जो स्टेडियम रहा था वो धान्यो ऑडिटोरियम, बस आपको इतना याद रखना है। और इनाग्रल फिल्म इसकी रही थी गल्पो होलियो शोटी बाय टपनसा। ठीक है, बेसिकली ये पूछा जाएगा कि 30th जो इंटरनेशनल कोलकाता फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें इनाग्रल फिल्म कौन सी थी, नीचे आ जाएगा गैल्पो होलियो सोटी। और अब बड़ी इवेंट है तो सिंपल डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि गैल्पो होलियो सोटी किसकी है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे जिसमें आपको आंसर मारना है तपन सिन्हा। ठीक है दोस्तों, बस इतना इसमें याद रखना। और ये इंटरनेशनल पे है, बुल्गारिया की फिल्म बेस्ट मिली है। ये इंडियन है कि लाची मूवी कन्नड़ा की है बाय कृष्ण गौड़ा। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है दिनेश खारा कमेटी, 1 लाइनर इन्फॉर्मेशन, जस्ट इतना याद करना है किसके लिए है। IRDA, इंटरनेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 74% से बढ़ा के 100% के बारे में विचार करना, जो कि हमने बिल भी प्रेजेंट किया उसके लाइन में। इसे ज़्यादा याद रखना। 7 मेंबर हैं, ये हमने दिनेश खारा जी हैं, और 7 मेंबर हैं, उसके चेयरमैन हैं दिनेश खारा जी। दिनेश खारा जी कमेटी किससे रिलेटेड है, बस IRDAI, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या है कि IRDAI एक स्टेट्यूटरी बॉडी है अंडर IDRA एक्ट, IDRAI एक्ट। ठीक है, इतना याद रखना आपको। और ये रिव्यू इंश्योरेंस एक्ट करेगी 1938 का। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ याद इसमें रखने की इन्फॉर्मेशन है नहीं। फिर मनमोहन जी का डिमाइस हुआ है, बस आप में इसमें तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रख पाएंगे। बस ये याद रखना है कि 2004 से 14 तक ये अपने प्राइम मिनिस्टर रहे, और LPG रिफॉर्म्स में फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे ये थे, और RBI गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की पोजीशन से इन्हें होल्ड की है। फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। इससे ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन काम की है नहीं दोस्तों। फिर ये है हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट। हुरॉन इसको पब्लिक करता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कैटेगरी में कौन कौन आता है, जिसमें इंडिया में 284 बिलियनियर हैं। 1/3 ऑफ अपन GDP का ये लोग होल्ड करते हैं पैसा, बहुत ज़्यादा अमीर है। जो इंडिया में वो बोला ही जाता है कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, और आगे भी होता ही जा रहा है। जो गैप इंडेक्स है इकोनॉमिक में, जो वेल्थ
गैप इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें अमीर के पास पैसा बढ़ता जा रहा है और गरीब के पास पैसा कम होता जा रहा है। और यंग बिलियनियर की लिस्ट में ये 7 है, बेंगलोर और बम्बई से जो लिस्ट में आए हैं। इसमें 40 की एज का क्राइटेरिया रहता है कि 40 की एज से नीचे के कितने बिलियनियर हैं। तो इंडिया में 7 है, बम्बई और बेंगलोर को मिला के। सिटीज़ के हिसाब से बात करें तो न्यूयॉर्क इसमें लीड करता है, 129 उसमें बिलियनियर रहते हैं। मुकेश अंबानी जी इंडिया के सबसे रिचेस्ट हैं, 8.6 लाख करोड़ के मालिक हैं। रिचेस्ट वुमेन है रोशनी नादर, 3.5 लाख और 5th ग्लोबल है। ग्लोबल रिचेस्ट में इलॉन मस्क जी हैं। इलॉन मस्क जी की जो आय है वो $400 बिलियन, और सेकंड रैंक पे सीधे ही बहुत कम आ जाती है जेफ बेजोस, $266 बिलियन, और फिर तीसरे पे मार्क जी हैं, $242 बिलियन। ये इधर भी है लिस्ट में देखोगे तो ये, ठीक है दोस्तों। ये बहुत गैप है पहले और दूसरे में, और इंडिया का भी टॉप 10 में है नहीं। अपने इंडिया के रिचेस्ट हैं मुकेश अंबानी जी, ठीक है दोस्तों। और इसमें और इस इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा याद रखने की है नहीं। और टॉप कंट्रीज़ कौन कौन से जो बिलियनियर की लिस्ट में आती हैं, उसमें यूएसए 870 है, और चाइना बहुत क्लोज पहुंच चुका है 823 के साथ। इंडिया में बहुत पीछे है अभी, ठीक है। और टोटल वर्ल्ड वाइड है 3,456 बिलियनियर्स। न्यूयॉर्क लीड करता, बम्बई में हमारी में 90 है, संघाई में 92 है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इंडिया की सबसे अच्छी मुंबई है, न्यूयॉर्क यहाँ पे यूएसए में, और संघाई 92 चाइना में। और इंडिया के मुकेश अंबानी जी हैं, और वुमेन रिचेस्ट वुमेन इंडिया की तरफ से रोशनी नादर जी हैं, ठीक है, 5th ग्लोबली है, ठीक है दोस्तों। आगे है, ये फोर्ब्स की लिस्ट है। फोर्ब्स लिस्ट में वुमेन, अब उसमें शिवनादर जी हैं हुरन में, इंडिया की तरफ से जो रिचेस्ट है। यहाँ पे सावित्री जिंदल जी हैं। बस इससे कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि इन दोनों के क्राइटेरिया अलग होते हैं, पैरामीटर्स अलग होते हैं मापने के। और यहाँ पे ये वुमेन की लिस्ट है अलग से, फोर्ब्स रिचेस्ट वुमेन लिस्ट, ठीक है दोस्तों। जिसमें टॉप 3 पे है एलाइस वॉल्टन, $112 बिलियन। फ्रैंको बेटनको मेयर्स, ये $74 बिलियन के साथ सेकंड पे हैं। और फिर अपनी इसमें एक्चुअल में क्या है कि जूलिया कोजे थर्ड पे हैं, और ये दोनों यूएसए से हैं। ये वाला यूएसए से है मैडम, और ये मैम यूएसए से हैं, और ये फ्रांस से हैं। और वुमेन का है 13.3% ऑफ बिलियनियर, बहुत कम है। अब लमसम जितना अपने पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उतना ही है, जिसको हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, कम है। बिल भी लेके आए हैं हम इसके लिए बढ़ाने के लिए, और इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं याद रखने का। और सावित्री जिंदल जी रैंक 1 है इंडिया में, और 5th हैं ग्लोबली, सॉरी 52nd नंबर पे हैं ग्लोबली। 5th तो वो थी शिवनादर जी, ये नादर जी की जो रोशनी नादर जी, शिवनादर की वाइफ जो रोशनी नादर जी है, ये थी हुरन की लिस्ट में 5th ग्लोबली, और ये 52nd हैं ग्लोबली, और इंडिया में है टॉप पे, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं कि भाई यही पूछा जाएगा फोर्ब्स रिचेस्ट वुमेन लिस्ट में इंडिया की तरफ से कौन सी एंट्री है। सावित्री जिंदल जी की है, जो इंडिया में रैंक 1 है, 52 ग्लोबली है। अलाइस वॉल्टन एक बार के लिए पूछा जा सकता है। ये दोनों नाम आपको याद रखने की जरूरत है नहीं ज़्यादा, कि रिचेस्ट वुमेन कौन है, अलाइस वॉल्टन, ठीक है दोस्तों। ये मैडम फिर आगे क्या है कि सेकंड आर्टिकल इसी उस पे है, पेज पे, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन प्रोसेसिंग प्लांट इन इंदौर, पीपीपी मॉडल पे है। बिचौली हापसी इंदौर में है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का पार्ट है। कन्वर्ट ग्रीन वेस्ट इनटू रिसोर्सेज, रिड्यूस पोल्यूशन, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, बेनिफिट रेवेन्यू टू आईएमसी इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वुडन पैलेट टू रिप्लेस कोल, ठीक है। और इसमें क्या 30 टन्स पर डे की कैपेसिटी है, और एक्सपेंडेबल अप टू 60 to 70 टन्स, और 55,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। और 300 पर रॉयल्टी, 300 कुछ कम नहीं है दोस्तों, ये मुझे याद आ रहा है कि ये कहीं यहाँ पे कुछ दिक्कत है, ये ज़्यादा है। ये है एज फॉर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 3,000 रॉयल्टी है पर रुपीज़ पर टन, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें ये रह गया है, ये मिस मतलब डालने में गलती हो गया होगा पीपीटी में, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। 300 नहीं है, 3,000 है, ठीक है दोस्तों, जितना मुझे याद आ रहा है और ये सही याद आ रहा है। पार्टनर है एस्ट्रोनॉमी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है क्यूएस यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग, मार्च 12 2025 को 15 एडिशन इसका रिलीज हुआ है। क्वैकरली सीमेंट्स इसको रिलीज करता है, बाय क्वैकरली सीमेंट्स, टफ नाम है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूशन इन टॉप 59 टोटल है। इंडिया की तरफ से रैंकिंग है अपनी ISM धनबाद की 20th है, ये माइनिंग एंड मिनरल माइनिंग में है इसकी, धनबाद की भी। और उसके बाद IIT दिल्ली की 26 है,
बॉम्बे की और IIT खड़गपुर की 28/45 है इंजीनियरिंग एंड मिनरल एंड माइनिंग में। IIM अहमदाबाद की तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट में ही है। IIM बेंगलोर भी है टॉप 50 में। IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में है और JNU डेवलपमेंटल स्टडीज़ में। 7 इंस्टीट्यूशंस और रैंकिंग ड्रॉप वर्सेस लास्ट ईयर। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया की रैंकिंग कम भी हो रही है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसमें अपनी टोटल अब की बार 79 यूनिवर्सिटीज़ का एडिशन हुआ है, जो +10 है पिछले साल के मुकाबले। पिछला एडिशन हुआ था उसके मुकाबले +10 है और इंक्रीज हुआ है। अब की बार अपनी 79 इसमें है। और छोटे छोटे 55 नैरो सब्जेक्ट्स पे ये लोग रैंकिंग निकालते हैं और 5 मेजर होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, माइनिंग एंड मिनरल, ऐसे डेवलपमेंटल स्टडीज़, ऐसे करके 5 इनके मेजर हैं और 5 नैरो स्टडी बेस्ड हैं, तो जिस पे ये लोग रैंकिंग निकालते हैं। ठीक है, और इसमें आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में है 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज इन टॉप 200 इंक्लूडिंग DU, JNU, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे बीइंग ए टेक्निकल है, फिर भी आपको लगेगा, डाउट होगा, तो इसको फिर भी आप याद रखिएगा कि ये आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी इंडिया की तरफ से इंक्लूजन है और टोटल 10 है। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में एम्स दिल्ली है 226 में पे स्थान पे। और न्यू एंट्री है इंडिया 5th ग्लोबली बिहाइंड चाइना, USA, UK, कोरिया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि इंडियन यूनिवर्सिटी में इंडिया 5वें नंबर पे है, 5th नंबर पे है इंडिया, USA, चाइना, UK और कोरिया के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सोनमार्ग टनल इनॉग्रेशन। फॉर्मली इसका जेड मो टनल के नाम से भी जाना जाता था, अब इसका सोनमार्ग टनल हो गया। 2026 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लद्दाख वाया जोजिला टनल, और PM मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है। और इसमें 6.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। कंस्ट्रक्शन बिगिन इसका 2015 में हुआ था। इससे ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत शायद है नहीं। लोकेशन का श्रीनगर, यही पूछा जाएगा बेसिकली तो क्वेश्चन कि भाई सोनमार्ग टनल कहाँ पे है। आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट दे दिया जाएगा, कुछ साउथ दे दिया जाएगा, जिसमें आपका आंसर होएगा श्रीनगर, कारगिल, लेह नेशनल हाईवे और गंदरबैल, जम्मू कश्मीर। आपको ये आंसर पिक करना है और यही आपका आंसर इसमें रहेगा दोस्तों। और थोड़ी बहुत और इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको याद रखनी है तो ऐसे याद रख सकते हो कि 1000 व्हीकल को पर आवर हैंडल कर सकता है एट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो ये रास्ता रह जाएगा ये 2 आवर 15 मिनट्स का हो जाएगा। बहुत अच्छा इसने काम किया, बहुत टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और इसके अलावा तो आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ काम का है नहीं इसमें दोस्तों। आगे मूव करते हैं। फिर 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने रिसर्च करते हैं, जिसमें सारी जितने भी रिसर्च पेपर्स होंगे वो सब एक ही जगह पे डाल दिए जाएंगे। 6000 करोड़ इस स्कीम के लिए मोदी जी ने अलॉट कर दिए गए हैं। और 18 मिलियन स्टूडेंट्स फ्रॉम 6300 प्लस गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IIT जिसके बेनिफिशियरी रहेंगे। वैसे पूछा जा सकता है कि भाई 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम किससे रिलेटेड है, बस सिंपल लाइन में पूछा जाएगा। कन्फ्यूज हो सकते हो कि भाई क्या पता नेटफ्लिक्स, अमेजन, इन सबको एक बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन से आप जितने भी स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स हैं वो एकेडमिक जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और टारगेट रहेगा Tier 2 Tier 3 स्टूडेंट्स फॉर इक्वल एक्सेस। 13,000 प्लस जर्नल्स फ्रॉम 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स। एजेंसी रहेगी इनफिलिबनेट अंडर UGC। ठीक है, इनफिलिबनेट एक ऑटोनोमस बॉडी है UGC के अंडर जो इस सब को देखेगी। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा लेक्चर 48 ज़्यादा हो रहा है अभी टाइम, इसको थोड़ा हम वाइंड अप करेंगे। अभी थोड़ा ही बचा है हमारा इसमें आज के लेक्चर में। ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंडिया ने अब की बार जीती थी और इंडिया इससे पहले 2 बार ये काम कर चुका है। 2002 में जॉइंट विद श्रीलंका और 2013 में वर्सेस इंग्लैंड। हमने पाकिस्तान के साथ ये लॉस्ट कर दी थी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है इसमें। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 8 टीम करती हैं, 15 टोटल मैच हुए। प्राइज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। मैन ऑफ द मैच इसके रोहित शर्मा जी रहे थे चैम्पियंस ट्रॉफी में, कोई पूछ सकता है। और गोल्डन बैट रचिन रविंद्रन, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और गोल्डन बॉल मिला था मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। मोस्ट विकेट मिला था, हमने न्यूजीलैंड को हराया था इसमें बाय 4 विकेट्स। ठीक है, इंडिया के जितने मैच थे सारे दुबई में हुए थे क्योंकि पाकिस्तान UAE इसको कंडक्ट करा रहे थे और इंडिया पाकिस्तान में जाने का इच्छुक नहीं था। ठीक है, और थैंक्स
फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसमें बहुत मुझे सपोर्ट करोगे और आप इसको जितना शेयर कर पाओगे, जितना हम एस्पिरेंट कम्युनिटी को दे पाएंगे। हालांकि अभी ये हमारा पहला लेक्चर है, धीरे धीरे हम भी इसमें और सीखेंगे और अच्छा बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को और इसमें इनपुट मिले और ज्ञान मिले और आर्टिकल्स अच्छे और आर्टिकल्स हम डिस्कस करें। अभी क्या है, थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा है, आपको 1.5x पे भी नहीं देखने पड़ेगा, धीरे धीरे हम अपनी स्पीड पे भी थोड़ा काम करेंगे, कम करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट लेक्चर हम क्लास 2 के फॉर्म में लेके आएंगे और जल्दी लेके आएंगे, जिसमें हम आगे आर्टिकल डिस्कस करेंगे और ऐसे करके हम अपनी जितने भी हमने आर्टिकल अप्रैल तक के तैयार किए हैं हम सबको देख लेंगे और समझ लेंगे, और आप कहोगे तो इसका एक और मैराथन करके रिवीजन भी आपसे करवा देंगे। आपसे बस उम्मीद की जाती है कि आप इसको वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो करिए, ताकि एक मोटिवेशन रहता है सब्सक्राइबर होने से और व्यूज़ होने से, ताकि इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़े और हम एस्पिरेंट कम्युनिटी को ज़्यादा दे पाएँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।